परम आदरणीय प्राचार्य सर, उप प्राचार्य सर, विद्वान साथियों एवं यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आज जैसा आपको विदित है, यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आपको इतिहास में मालूम होगा कि लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था, वल्लभ भाई पटेल को। तो आज उन्हीं के जन्म दिन के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था गुजरात के नडियाद में, और इनका जो पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेरी पटेल। इनके पिता का नाम झावेरी भाई पटेल था और माता का नाम लाडवा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा को देखें तो इन्होंने लंदन में वकालत के लिए पढ़ने गए और वहाँ से जब लौट के आए तो अहमदाबाद में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो हम कुछ ऐसे घटनाओं को देखेंगे जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कितना बड़ा योगदान दिया, या एकीकरण, भारत का जो एकीकरण हुआ उसमें कितना बड़ा योगदान था। तो इसमें खेड़ा सत्याग्रह इनका जो आता है 1918 में, ये इनका प्रथम क्रियाकलाप था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। तो खेड़ा जो था गुजरात का एक गांव था, तो यहाँ पर भयानक सूखा पड़ा हुआ था। इसके बावजूद अंग्रेज सरकार ने भारी करों में छूट, मतलब भारी कर जो था वो लगा दिया। अब यहाँ के जो किसान थे परेशान थे। किसानों ने कहा कि भाई हमें भारी जो कर आप लगा रहे हो उन्हें हमें छूट दो उसमें, लेकिन सरकार मान नहीं रही थी। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ इन करों को वसूल करने का प्रयास किया। ये बात जब गांधी जी, सरदार पटेल और अन्य कांग्रेस के नेताओं को मालूम हुआ तो यहाँ पर ये पहुँचे। यहाँ के किसानों ने भी इन्हें आमंत्रित किया था कि भाई हमारी जो समस्या है उसे दूर करें। तो यहाँ आकर सरदार पटेल एवं गांधी जी ने कर न देने के लिए किसानों को कहा कि आप कर मत दीजिए, देखेंगे बाद में क्या होता है। अंत में सरकार झुकी और उन्होंने जो भारी कर जो लगाए थे उनमें छूट देने की बात कही। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो सरदार पटेल की जो पहला जो क्रियाकलाप था, योगदान था, वो पूरी तरह सफल हुआ और इससे ये बड़े प्रोत्साहित हुए। दूसरा था बारदौली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था। तो ये एक प्रकार से बारदौली सत्याग्रह किसान आंदोलन के रूप में ये सामने आता है और यहाँ पर भी किसानों से संबंधित समस्या थी। यहाँ पर लगान जो था 30% बढ़ा दिया गया था। तो 30% जो बढ़ाया गया था वो किसान नहीं दे पा रहे थे उस लगान को। तो सरदार पटेल यहाँ आए और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन जो था वो चला। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने इसे कठोरता से दबाने का प्रयास किया, लेकिन दबा नहीं पाई और अंत में जो 30% जो वृद्धि की गई थी करों में, उसे माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ की जो महिलाएं थी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी। यहीं से वल्लभ भाई जो थे वो सरदार के रूप में जाने जाते हैं। एक समय जब अधिकांश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो थे वो ये चाहते थे वल्लभ भाई पटेल यहाँ के प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। अंत में वल्लभ भाई पटेल ने इनके बात का मान रखते हुए और अपने को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर कर दिया और नेहरू जी का समर्थन किया। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और देश के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और साथ में गृह मंत्री भी ये बने। इस प्रकार से जब देश स्वतंत्र होने वाला था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो 3 भागों में बटी हुई थी। पहला था सीधी अंग्रेजी राज्य शासित प्रदेश जो डायरेक्ट अंग्रेजों के शासन के नेतृत्व में चल रहे थे। दूसरे थे राजाओं से के नेतृत्व वाले राज्य और तीसरे थे
विदेशी शक्तियां, जो अंग्रेजों को छोड़ के जो विदेशी शक्तियां थीं, वो भी यहाँ पर शासन कर रही थी। तो 3 प्रकार के शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजी राज्य, रियासतें और अंग्रेजों को छोड़ के जो विदेशी राज्य थे वो। तो इस प्रकार से जब देश स्वतंत्र होने वाला था, अंग्रेजों की कूटनीतिक जो माइंड था, दिमाग था, उसमें एक चाल चली और उन्होंने ये कहा कि भारत को हम स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन जो रियासतें भारत में मिलना चाहें भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलना चाहें पाकिस्तान में मिलें, और जो स्वतंत्र होना चाहें स्वतंत्र हो जाएं, एक नया देश बनाना चाहें तो नया देश बनाएं। अब वल्लभ भाई पटेल, उसमें 562 रियासतें थी। अब वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनके सामने कड़ी चुनौती थी, मतलब गृह मंत्री के रूप में ये बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत लोहे के चने चबाने जैसी बात सामने थी। तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन्होंने मिलके इस कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने पूरे प्रयास किए, दिन रात प्रयास किए। तो 3 रजवाड़ों को छोड़ के बाकी जो रियासतें थी वो भारत में मिलने को सहमत हो गई। अब 3 रियासतें कौन थी? नंबर 1 है जूनागढ़। तो जूनागढ़ जो था ये सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी। अब यहाँ ये जो रियासत थी, जब देश स्वतंत्र हुआ, मतलब देश स्वतंत्र हो गया, तो ये बीच में पड़ रही थी। जूनागढ़ की रियासत भारत की भूमि में बीच में पड़ रही थी। अब यहाँ के जो शासक था, नवाब मुसलमान था और पाकिस्तान में विलय चाहता था। यहाँ का जो नवाब था विलय चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी, अधिकांश जनता वो हिंदू थी। तो हिंदू जो जनता थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप यहाँ वल्लभ भाई पटेल को मौका मिल गया, उन्होंने यहाँ सेना भेजी और सेना भेज के इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। उसके पश्चात कुछ समय बाद यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, विश्व को मतलब बताने के लिए कि यहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती। जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के पश्चात ये जो जूनागढ़ था भारत में विलय हो गया। तो ये वल्लभ भाई पटेल की इस तरह की कूटनीतिक चाल थी। ये साम दाम दंड भेद की हर तरह की नीति अपनाकर भारत में ये सब राज्यों को विलय करना चाहते थे। तो 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ जो था ये भारत में मिल गया। उसके पश्चात आता है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो थी बहुत बड़ी रियासत थी, भारत की यदि देखा जाए तो रियासतों में बहुत बड़ी थी। और यहाँ का जो निजाम था वो पाकिस्तान के उकसाने पर, भड़काने पर उसने स्वयं को कहा कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे। अब यहाँ एक समस्या भारी आ गई। अब इसने क्या, स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी और इधर सेना को ही बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने शुरू कर दिए पाकिस्तान के माध्यम से, जो जहाँ से मिल रहे थे इनको, और एक बड़ी सेना खड़ी करने का प्रयास किया। वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो उन्होंने 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में भेज दी। 3 दिन के पश्चात निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके पश्चात नवंबर 1948 में हैदराबाद भी जो है वो भारत में विलय हो गया। अब एक चुनौती और सबसे बड़ी थी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो चुनौती थी उसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं अब सुलझाऊंगा इसको, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, मेरे हाथ में रहने दो, मैं सुलझाऊंगा। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि जो कबायली लोग थे, जो पाकिस्तानी सैनिक कबायलियों के भेष में भारत में आ रहे थे, कश्मीर का बहुत सा क्षेत्र इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो जब भारत ने कहा कि आपकी सेना हमारे क्षेत्र में आ रही है, तो पाकिस्तान ने बोला कि ये तो हमारे सैनिक है ही नहीं, हमारे आदमी है ही नहीं। इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उठाने का प्रयास किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा दिया। यहाँ पर एक बड़ी गलती हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ, जबकि हम जीत रहे थे, कबायली क्या थे, सेना तो थी नहीं किसी देश की, थोड़े से आदमी थे, उनको हमारी सेना खदेड़ती जा रही थी, पीछे हटते जा रहे थे। जब हम जीतने की स्थिति में थे, तभी जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हम अब यहाँ जहाँ जो है वहीं पर रहेगा, जबकि हमारे सैनिक पूरे खदेड़ दिए थे पाकिस्तानी सैनिकों को। फिर भी ये एक बहुत बड़ी मतलब समस्या खड़ी होगी जो आज भी अपने सामने है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे ये बात आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को अपने लेवल पर सुलझाने का प्रयास किया। इसी बीच यहाँ पर अलगाववादी तत्व सामने आ गए और इन्होंने आतंकवाद को फैलाना शुरू कर दिया, जो आज भी हमारे देश में बना हुआ है। वर्तमान सरकार को देखें तो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर
को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला एक जो अनुच्छेद था 370 और 35A, तो भारत सरकार ने बड़ी चालाकी से, यहाँ तक कि जो विदेशी भी नहीं समझ पाए और जो अलगाववादी नेता थे वो भी नहीं समझ पाए भारत सरकार की इस चाल को, और 370 और 35A जो था वो समाप्त करके भारत में इस क्षेत्र को अपने में एक प्रकार से राजनीतिक रूप से शामिल कर लिया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने लाई वर्तमान सरकार जो थी, और इसका मतलब ये था कि जो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो कानून भारत का लागू नहीं होता था, आप समझो वहाँ पर एक अलग झंडा था, वहाँ पर एक अलग संविधान था। अब आप देखो किसी देश में कोई 2 संविधान 2 झंडे होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन ऐसी विडंबना थी, ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर अलग झंडा था, वहाँ पर अलग संविधान था। तो भारत सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया और पूरी तरीके से अब भारत का कानून वहाँ पर लागू हो गया। आप देखो वहाँ आतंकवादी या जो वहाँ के जो लोकल के लोग थे, सैनिकों को जूतों से मारते थे, चलते हुए पत्थर फेंकते थे, लेकिन अब वो स्थिति यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वर्तमान में भी जो वल्लभ भाई पटेल जो विचार रखते थे, जो विचार सोचते थे, तो वो जो हम इस कार्य को करते हुए भारत सरकार जो कार्य को कर रही है वो सच्ची श्रद्धांजलि वल्लभ भाई पटेल को दे रही है। और हम वल्लभ भाई पटेल के नाम पर थोड़ा सा मतलब जय बोलेंगे, ये थोड़ा कर्तव्य बनता है। तो मतलब वल्लभ भाई पटेल, आप बोलना जय, अमर रहें वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। आगे ये 3 मैंने रजवाड़े बताए जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे लेकिन मिले। उसके पश्चात मैंने एक और बताए थे कि अंग्रेजों को छोड़ के अन्य शक्तियां जो थीं, विशेषकर अपन देखें तो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, इन्होंने भी अलग अलग क्षेत्रों पे अपना कब्जा किया हुआ था। अब अंग्रेज तो बोले हम स्वतंत्र करते हैं, लेकिन बाकी की जो क्षेत्र थे वो कौन स्वतंत्र करेगा? फ्रांसीसी नहीं चाहते थे हम स्वतंत्र करें, ठीक है ना। उसके बाद पुर्तगाली नहीं चाहते थे, डच नहीं चाहते थे। तो भारतीय सेना ने यहाँ पर भी आक्रमण किया। गोवांदवन द्वीप है, ठीक है ना, आपके नगर हवेली हैं, ये सब जो क्षेत्र थे भारतीय सेना ने इनको भी अपने कब्जे में करके जो वल्लभ भाई पटेल का जो एकीकरण का जो सपना था उसे पूरा किया। तो मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।